नमस्कार, मैं हूं नगमा। ये है सच की पड़ताल। भारत और रूस के रिश्तों की बात आज, क्योंकि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं, जज्बाती रहा है। राज कपूर की फिल्म आवारा इतनी मशहूर हुई थी कि रूसी भी इस फिल्म के डायलॉग बोलते थे और आवारा हूं गीत सबकी जुबान पे था। आवारा से लेकर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर तक वहां सबको प्रभाती रही। टॉल्स्टॉय, चेखोव, दोस्तोयेवस्की, तुर्गनेव और मैक्सिम गोर्की हमारे भी लेखक बने रहे। कई मुश्किल वक्त में रूस भारत के साथ खड़ा रहा। खास करके याद करिए बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जब पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंद महासागर तक चला आया, तब ये रूसी मदद थी जिसने उसे आगे न बढ़ने पर मजबूर किया। तो भारत रूस के रिश्तों की ये ठोस जमीन कारोबारी समझौतों से ज्यादा इतिहास के बुनियाद पर भी टिकी है, परंपरा और साझी विरासत पे भी टिकी है। इसलिए दोनों देशों को सारी मुश्किलों के बावजूद एक साथ चलने की एक आसान राह मिलती है। रूस की राजधानी मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी जब आज उतरे तो उनके स्वागत में उत्साह और तैयारियां दोनों नजर आईं। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने पिछली 2 बार की तरह पहला दौरा किसी पड़ोसी देश का नहीं, रूस का किया और ऐसा करके एक रिवायत तोड़ी। इससे इस दौरे की अहमियत भी पता चलती है। लेकिन रूस और भारत के रिश्तों की अपनी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री रूस के लिए निकले उसी वक्त रूस के बम यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके दूसरे शहरों पर गिरते रहे। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये सवाल होगा कि यूक्रेन के मामले में वो रूस के रुख का क्या करें। हालांकि इस सवाल का जवाब वो दे चुके हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, ये युद्ध का समय नहीं। लेकिन ये सच है कि दुनिया या तो युद्ध में जुटी है या कारोबार में, या फिर कारोबार के युद्ध में और युद्ध के कारोबार में। यहीं से भारत के सामने चौतरफा चुनौतियां निकलती हैं। भारत रूस का पुराना सैन्य खरीदार रहा है। हमारे हथियार सबसे ज्यादा वहीं से आते रहे। इस बार भी एटमी बिजली घरों से लेकर 5वीं पीढ़ी के जंगी विमानों के सौदे पे बात हो सकती है। और एक असुविधाजनक मसला रूस गए भारतीयों को यूक्रेन युद्ध में झोंकने का भी है। इसे भी प्रधानमंत्री को देखना होगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर स्विट्जरलैंड में हुई बैठक में भारत ने हिस्सा तो लिया, लेकिन प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि इस बैठक में रूस को शामिल नहीं किया गया था। इत्तेफाक से प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब वॉशिंगटन में 9 से 11 तारीख तक नेटो की बैठक होनी है, जिसमें यूक्रेन के समर्थन और उसको दिए जाने वाले पैकेज पर बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा रूस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रूस दुनिया के सामने ये दिखा सकता है कि वो दुनिया में अलग थलग नहीं पड़ा, जैसा कि पश्चिमी देशों ने कोशिश की है तमाम प्रतिबंध रूस पर लगाकर। फिर प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश भी दे पाएंगे कि भारत पश्चिम के उतने करीब नहीं है जितना माना जा रहा है। हालांकि संभव है पश्चिमी देश प्रधानमंत्री के इस दौरे की आलोचना करें। हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पर यूरोप की प्रतिक्रिया बहुत तीखी रही थी। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक संतुलन बिठाना है, रूस के साथ अपने रिश्तों में एक संतुलन बिठाना है, और अब तक भारत का रुख काफ़ी मैच्योर रहा भी है। इस संतुलन का एक पहलू रूस और चीन के घनिष्ठ कारोबारी संबंध भी हैं। बेशक इसकी वजह से भारत रूस रिश्तों में कोई दरार आने का संदेह नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया इस दौरे की ओर देख रही है। कारोबारी तौर पर अमेरिका चीन की भिड़ंत और युद्ध के मैदान में रूस यूक्रेन और हमास इजराइल के खतरनाक टकराव के बीच भारत वो देश है जो ज़ेलेंस्की से भी संवाद रखता है और पुतिन से भी, जो चीन से भी सीमा विवाद पर बात करता है और रूस से भी हथियार खरीद पर, जिसके लोग अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक वहाँ की अंदरूनी राजनीति में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इन सब के बीच हम इस पर बात करेंगे और समझेंगे कि इस दौरे की असली अहमियत क्या है। और इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत स्कंद तायल और साथ ही रूसी पत्रकार आरती सोनी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आरती जी, मैं आपसे शुरुआत करूं। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी जब आज लैंड किए तो उनका स्वागत जो है वो काफ़ी जोश से हुआ। वहां पर हमने देखा तमाम तस्वीरें, वीडियोस जो वहां पर आ रहे हैं।
इस वक्त एक ऐसा वक्त है, रूस के बम फिर से यूक्रेन के शहरों पर गिरे हैं और दुनिया जो है वो दो खेमों में बटी हुई भी है और रूस के खिलाफ तमाम पश्चिमी ताकत है, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा वहाँ पे क्या संदेश देता है, रूसी मीडिया इसे कैसे देख रही है? सबसे पहले तो सबको नमस्कार देना चाहूंगी रूस से। जी। रूस और भारत हमेशा से अभिन्न मित्र रहे हैं और रणनीतिक साझेदार रहे हैं। और जहां तक बात की जाए, जैसे मैं एक सबसे पहले तो एक उदाहरण दूंगी कि मैंने हमेशा पूछा यहाँ पर पत्रकारों से और जो कूटनीतिज्ञ हैं और जो राजनीतिक नेता है, उनसे यही पूछा यदि रूस को यदि हथियार देने होंगे या हमारे हमें जो है तकनीक देनी होगी, तो उसके लिए भारत या चीन में से किसका मतलब वो चुनाव करेंगे। इस बारे में रूस के राजनीतिक नेताओं का और आम जनता के विचारों से पत्रकारों का यही मानना था कि सबसे पहले भारत जो हमारा अभिन्न मित्र है, उसके साथ ही हम सभी टेक्नोलॉजी का साझा करेंगे। तो ये बात तो समझ में आती है कि रूस के लिए भारत किस प्रकार से उसका अभिन्न मित्र है। और दूसरी बात है यहाँ पे लोगों के द्वारा किस प्रकार से, तो मैं आपको एक बता दूं कि आज मैं घर से जैसे बाहर ही निकली थी और हमारे ऑफिस के सामने सभी लोग, अच्छा आपके मोदी जी आ रहे हैं, मोदी नहीं बोला उन्होंने, मोदी जी। तो ये मेरे को मालूम नहीं कहाँ हम्म। से, पर एक है कि गर्व से मतलब सिर ऊंचा हो गया कि सच में बहुत दिनों के बाद। पहले रूस में हमेशा राज कपूर के बारे में बात की जाती थी, पर आज अभी कहीं पे भी आप टैक्सी से जाइएगा, जैसे आपके पत्रकार यहाँ पर भी हैं, उनसे पूछिएगा तो वो भी मोदी जी के बारे में ही बोलेंगे कि हाँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये है कि वैश्विक स्तर पर चाहे अंदरूनी जो भी बात की जाती हो भारत के अंदर, पर भारत के बाहर दूसरे देशों में मैं अभी 2-3 देशों का जो दौरा किया है, उसके हिसाब से यही लगता है कि मोदी जी ने वापस वैश्विक स्तर पर भारत का नाम पहुंचा दिया है। तो आप कह रही हैं कि वहाँ पर लोकप्रियता उनकी है जिस तरह की राज कपूर की लोकप्रियता थी, आजकल कम से कम लोग वहाँ पे ये नाम जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आपने जो कहा कि चीन और भारत के बीच में चुनने की बात, स्कंद तायल, ये स्थिति क्या भारत की भी है कि रूस और चीन के बीच, क्योंकि चीन के साथ जो हमारे विवाद हैं वो अपनी जगह है, रूस के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, तमाम तरह के डिफेंस अग्रीमेंट रूस के साथ हम पहले भी थे, हम सबसे बड़े खरीदार थे उनके हथियारों की और अभी भी डिफेंस अग्रीमेंट की बात हो रही है। लेकिन इस बीच में चीन के साथ रूस के संबंध और ज़्यादा मजबूत और गाढ़े हुए हैं, तो भारत के सामने ये चुनौती है इसको बैलेंस करने की। बैलेंस तो नहीं, पर भारत के सामने ये चुनौती है क्योंकि ये पहली बार इस तरह का एक समीकरण उभर कर आया है जब शायद रूस पूरी तरह से भारत के साथ न खड़ा हो। अगर भारत और चीन के बीच में जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शायद, या तो म्यूट है आपका माइक या फिर कनेक्शन नहीं है। वापस आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लाइन में कुछ समस्या है। पर जैसा आरती सोनी, स्कंद तायल पूर्व राजदूत रहे हैं और वो कह रहे थे कि इस वक्त एक ऐसी स्थिति खड़ी होती है, पहले हम जानते हैं कि तमाम मुश्किल वक्त में रूस ने भारत का साथ दिया है, लेकिन अभी जिस तरह चीन के साथ उसकी घनिष्ठता बढ़ी है, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर चीन और भारत के बीच चुनना है, तो ये एक चुनौती जैसा मौका है। एक तो ये, दूसरी बात कि इस वक्त यूक्रेन को लेकर पूरी दुनिया में जो एक ओपिनियन बना है, भारत का बहुत मैच्योर रुख रहा है, अभी तक परिपक्व रुख रहा है कि रूस, उसने बार बार कहा रूस को भी कि युद्ध का समय नहीं है, युद्ध कोई किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन तमाम प्रतिबंध हैं रूस के ऊपर में। रूस को ये डर है कि अलग थलग वो पड़ रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री के वहाँ जाना रूस के लिए भी एक वैलिडिटी है, आपको लगता है ये? जी हाँ, मुझे यही लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना एक तरह से रूस का साथ देना है और ये बताना भी है कि हम मजबूती के साथ में रूस के साथ में खड़े हुए हैं। अभी जैसे ये भी बोला जा सकता है कि रूस अलग थलग नहीं पड़ा है, रूस में अभी भी निर्माण कार्य जारी है, मेट्रो बन रही है। तो ये नहीं है कि रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं तो उसका कुछ नकारात्मक परिणाम मिला होगा, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। और आम जनता को जो तनख्वाह मिलती है, वेतन में वृद्धि होती है हमेशा, या पेंशन में वृद्धि होती है, वो अच्छी तरह से वैसे ही चालू है।
तो जैसे पहले था, जैसे रूस का विघटन, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, वैसी स्थिति अब लगता है कि दोबारा नहीं आएगी। यहाँ के नेताओं ने भी इस बात को समझ लिया है और उन्होंने पहले से कुछ कुछ हद तक कहा जा सकता है कि मैं यहाँ रह के कि बैंकिंग सिस्टम भारत के समान ही वैसा ही इनका बन चुका है रूस में। और उसी प्रकार से जो रणनीतिक साझेदारी और जो जी। इनका जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उसी तरह से यहाँ तो पर आप भी कह रहे हैं कि योजनाएं ये तमाम बनाई जा रही हैं। प्रतिबंध के बावजूद रूस में अपनी जो तमाम गतिविधियां हैं, जो उसकी जी अर्थव्यवस्था हाँ। है, वो उसी तरह से चल रही है। इस दौरान भारत के ऊपर स्कंद दयाल वापस जुड़ गए हैं। भारत के ऊपर कई सवाल भी उठे कि प्रतिबंधों के बावजूद वो रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। स्कंद दयाल, भारत ने एक बहुत मैच्योर आउटलुक इसके लिए लिया है कि जो कि युद्ध है वो किसी के भी हक में नहीं है, कोई मसले का हल युद्ध नहीं है। लेकिन अब देखिए, नेटो की भी बैठक होनी है और उसमें यूक्रेन के समर्थन और उसको दिए जाने वाले पैकेज पे भी बात होगी। भारत की यूरोप से और पश्चिमी देशों से भी करीबी है, लेकिन रूस के ऊपर जो स्टैंड भारत का रहा है उसे लेकर एक दुविधा भारत के सामने होगी कि उसको किस तरह से बैलेंस करें। और इस समय जब वहां पे प्रधानमंत्री जाते हैं तो इस पर क्या सवाल उठ सकते हैं पश्चिमी देशों की तरफ से? मैं समझता हूँ कि यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत का बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड रहा है और इस समय पाश्चात्य देश, अमेरिका, नेटो, वेस्ट यूरोप सब भारत के स्टैंड को समझ चुके हैं और उसको मन से या बिना मन के उसको स्वीकार भी कर चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि इस समय यूक्रेन विवाद, यूक्रेन रशिया युद्ध को कोई उसका समाधान निकले, शायद उसका समय अभी नहीं आया है, क्योंकि यूरोप में इलेक्शंस के रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आए हैं कि इंग्लैंड भी थोड़ा लेफ्ट की तरफ गया है, फ्रांस भी थोड़ा लेफ्ट की तरफ जा रहा है और शायद यूक्रेन के प्रति उनका इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना रहे। दूसरा, प्रेसिडेंट पुतिन बहुत ध्यान से देखेंगे कि अमेरिका का इलेक्शन किस तरफ जा रहा है जी। और अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहां जीत जाते हैं तो शायद अमेरिका का रुख भी नेटो के प्रति और यूक्रेन के प्रति बदले। तो मैं समझता हूं कि इस समय जो मुख्य मुद्दा बातों का रहेगा हमारे प्रधानमंत्री का, वो शायद यूक्रेन का तो नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक सपोर्टिव रोल भारत पे प्ले करेगा जी। रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए। वो भारत उसके लिए हमेशा तैयार है, पर एक समस्या का समाधान हो वो शायद वक्त अभी नहीं आया है। जो मेन इशू जो इस समय 2000 पिछली समिट के बाद 2021 के बाद जो है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जी। इस समय $60 बिलियन का ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट केवल 5 बिलियन है। तो जी। ये इसको कैसे, ये जो रुपया भारत में इकट्ठा हो रहा है उसका निवेश भारत में ही हो और किस तरह, जैसे सऊदी अरेबिया का एक सॉवरेन फंड है, यूएई का सॉवरेन फंड है, एक सिंगापुर का सॉवरेन फंड है, वो जो भारत में ही निवेश करके प्रयत्न करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी करते हैं। मैं समझता हूँ इसमें शायद कोई एक रास्ता निकले कि ये एक बहुत बड़ी रकम जो इकट्ठी हो गई है तो और ट्रेड बैंकिंग इम्बैलेंस की चैनल्स आप के एक बात थ्रू कर रहे रखा हैं। नहीं जा सकती। जी। जी हाँ, जी। उसमें शायद कोई एक नया फैसला डिफेंस सामने हमारे एग्रीमेंट्स की आए। भी बात है कि डिफेंस के मामले में भी बात होगी। दूसरे ये भी है कि इस समय शायद जब तमाम वेस्टर्न नेशंस जो हैं साइडलाइन कर रहे हैं रशिया को और वैसे में प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो ये एक बहुत क्लियर संदेश भी देता है सभी को, दुनिया में तमाम देशों को। उस लिहाज से ये बहुत सिग्निफिकेंट है। प्रधानमंत्री चुनते हैं अपने तीसरे टर्म में पहले विजिट के लिए रशिया को, ना कि किसी पड़ोसी देश को, जैसा उन्होंने पिछले 2 टर्म में किया था। इस फैसले को कैसे समझें आप? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक संदेश है विश्व को भी और रशिया को भी, और कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। भारत की जो विदेश नीति है वो भारत के इंटरेस्ट पर बेस्ड है। और इटली भी गए थे प्रधानमंत्री इस इलेक्शन के बाद, G7 में उन्होंने सबसे वार्तालाप किया, तो वेस्ट के सब देश वहाँ पे मौजूद थे, जितने भी इम्पोर्टेंट देश थे। तो भारत वेस्ट से भी बहुत अच्छे संबंध रखे हैं। पिछले वर्ष इस समय प्रेसिडेंट बाइडेन से बहुत जबरदस्त मीटिंग्स हुई थी, जी। प्रधानमंत्री जब यूएस गए थे इसी वक्त।
तो मैं समझता हूँ कि पाश्चात्य देश और अमेरिका और वेस्ट अब ये समझ गए हैं कि भारत की एक अपनी विदेश नीति है, और पर हम उनके हितों का कहीं भी उनको उनके ऊपर हनन नहीं करेंगे। और चीन के ये बारे में मैंने रूस आपसे को भी पूछा ये था पहले, उस वक्त लाइन कट गई थी कि चीन जी, के साथ रशिया के रिश्ते बढ़े हैं, लेकिन साथ साथ जो चाइना और भारत के रिश्ते हैं वहां पर जो बातचीत चल रही थी बॉर्डर को लेके वो वहीं की वहीं अटकी है। जैसे लद्दाख में वो 2020 के इनकर्जन की बात हुई थी, तो चीन का मुद्दा भी उठाया जा सकता है भारत की तरफ से रूस के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत में। ये जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि रशिया को ये समझना है कि भारत और चीन के बीच में जो इस समय कड़वाहट है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा श्रेय, पूरा इंस्टिगेशन चाइना के ऊपर है। जी। चाइना एग्रेशन कर रहा है, चाइना एक्सपेंशनिस्ट है। क्योंकि कुछ वक्तव्य पहले 2-3 साल पहले सर्जी लावरोव के आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्वाड इज एशियन नेटो। तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि भारत जो भी कर रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, जी, तो और ये इसमें पूरा ब्लेम जो है वो चाइना को जाता है। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ प्रधानमंत्री इस बारे में और राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करेंगे। आखिरी सवाल संक्षेप में आरती सोनी आपसे, इतना ही वक्त है मेरे पास। रूस के लिए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या संदेश दे रहा है, और रूस की क्या उम्मीदें हैं इस दौरे से? रूस के जो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में उनका यही है कि अपने हथियार देगा, और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है उसके ऊपर बहुत सालों से चर्चा चल रही थी, करीबन 20 साल हो चुके हैं, पर अब वो समय आ गया है कि जब उसे अमल में लाया जाएगा। तो रूस के द्वारा जैसे एक गाड़ी में कोयला भी भेजा जा रहा है भारत को, बंदर अब्बास के थ्रू जाएगा ये जी। गाड़ी, रेलगाड़ी में कोयला, ये एक हो गया है। और दूसरा है कि भारत और रूस एक साथ मिलकर हथियारों की, शायद सेना को वो हथियार मिल भी चुके हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, इस बारे में बातचीत होगी। जी। और भविष्य के जो रणनीतिक जो है, जैसे कि हमारे पूर्व राजदूत स्कंद तायल जी ने भी बोला है कि ये जो बात होगी ब्रिक्स के अंतर्गत एक्सचेंज की, जो मुद्रा का है, वो एक बड़ा सवाल, अहम सवाल है, और यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं भारतीय उनके लिए भी, तो इस बारे में बात होगी। और शायद मेरे को लगता है कि एक अच्छा यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा कि हम दोनों देशों की मुद्राएं एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकेंगे। जी, बिल्कुल। व्यापारिक क्षेत्र को इससे फायदा होगा। हाँ, व्यापारिक क्षेत्र को फायदा होगा। मुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक दूसरे की करेंसी में अगर हम यहाँ पे व्यापार कर पाएँ तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, ये उम्मीद हो सकती है। बहुत धन्यवाद। जो रणनीतिक साझेदारी है, रिश्ता है, और जो डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों देशों का, उसके बढ़ने की उम्मीद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। सच की पड़ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। और प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचे हैं। आज ही रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। दिन में हुए इस हमले के निशाने पर कीव सहित कई शहर रहे। इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी कीव में 7 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। कीव के मेयर के मुताबिक ये 2022 के बाद किए गए सबसे बड़े हमलों में एक है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और आप मोटोरोला क्वेश्चन ऑफ द डे। नई विश्व व्यवस्था में भारत रूस संबंध कितने अहम? सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।